अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो है वो जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के हमने 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और बात, अभी तक जितने हमने मेथड्स पढ़े हैं इसमें हमने जो भी रीएजेंट वो भी केमिकल्स कंपाउंड होता है जो हम कोई चीज़ प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने जो रीएजेंट यूज़ किया है उसमें जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स थे उससे जब हमने अल्केन प्रिपेयर किया तो उसके अंदर भी उतने ही कार्बन एटम्स थे। मिसाल के तौर पे जब हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर किया अल्केन, तो जितने कार्बन पे मुश्तमिल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उससे जो अल्केन प्रिपेयर हुआ उसमें भी कार्बन एटम की तादाद वही रही। इस अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन पे मुश्तमिल अल्काइल हैलाइड का कार्बन था उससे जब प्रिपेयर हुआ अल्केन तो उतने ही कार्बन एटम मौजूद थे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। उसे ये जो है इसमें 2 किस्म के रिएक्शंस होंगे। जो नंबर 1 है वो कहलाएगा डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और दूसरा होगा कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसके ऊपर बेसिकली ये इसको हम एक ही कैटेगरी में इसलिए लाएंगे कि इन दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से अल्केन प्रिपेयर होता है, ठीक है। ये जो 3 है इसके ऊपर अगर आप मेन हेडिंग लिख सकते हैं तो आप लिख लें दैट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके हम 2 तरीके पढ़ेंगे, एक बाय द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड नंबर 2 हम पढ़ेंगे कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये दोनों एक जैसे इसलिए क्योंकि इसमें रीएजेंट जो यूज़ होगा वो एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो उसे हम कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों में रीएजेंट सेम किस्म का है कि या मिलता जुलता, हाँ, एक ही तरह का है कि इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यूज़ होगा। इन दोनों में डायरेक्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज़ नहीं होगा बल्कि उनका सॉल्ट यूज़ होगा। अच्छा, अब मैं दोबारा बता देती हूँ व्हाट इज़ सॉल्ट। जब भी किसी एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय अ मेटल आयन, यानी पॉजिटिव मेटल आयन के साथ रिप्लेस होता है तो हमारे पास बन जाता है उस एसिड का सॉल्ट, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कैसे बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है बाय अ मेटल आयन तो हमें इस तरह ऑब्टेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास हम लेट्स सपोज इस केस में हम जो यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन को हम इस केस में जो यूज़ कर रहे हैं वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये है कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। ज़ाहिर बात है उस कार्बोक्सिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन भी है ना। अगर हम उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय मेटल आयन तो वो बन जाएगा उस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। समझ आ गई। सॉल्ट कैसे बनता है जब एसिड की हाइड्रोजन रिप्लेस होती है बाय मेटल आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ऐसे बनता है कि जो उसकी हाइड्रोजन होती है वो रिप्लेस होती है बाय मेटल आयन, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो। देन जो सॉल्ट उसका बनाने के लिए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपने उसकी जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है बाय मेटल आयन। मेटल आयन कैन बी सोडियम। अगर मेटल आयन जो आपने रिप्लेस किया वो सोडियम है तो आप इसे कहेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर मेटल आयन पोटाशियम है तो आप इसे कहेंगे पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हम ये जो 2 मेथड पढ़ेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इनमें एक बात कॉमन है कि इन दोनों में जो रीएजेंट यूज़ होगा वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा। मोनोकार्बोक्सिलिक समझ आ गई आपको। तो इस फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, फर्स्ट मेथड का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे इन्होंने ये डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है लेकिन असल में यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसकी करेक्शन कर लें, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, आप डायरेक्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेते बल्कि उसका सॉल्ट इसमें यूज़ करेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये बात समझ आइए। इस केस में आपने ये करना है कि आपने सॉल्ट लेना है मोनोकार्बोक्सिल ग्रुप का, ये रीएजेंट के तौर पर होगा, यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो रीएजेंट यूज़ होगा। इस केस में आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है और इस केस का नतीजा ये होगा, इस रिएक्शन का नतीजा ये होगा कि जो आपने सॉल्ट लिया है मोनोकार्बोक्सिल
आपने जो सॉल्ट लिया है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया है। डी का मतलब है रिमूव होना, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूव होना कार्बोक्सिल ग्रुप का। तो हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी मोनो जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन सोडियम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो वाले जो होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर हीटेड, इसका मतलब है कि आपने सोडियम सॉल्ट्स लिए हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, उनको आप जब हीट करेंगे विद अ सोडा लाइम। सोडा लाइम ऐसे कैसे आप प्रिपेयर करेंगे? सोडा लाइम के लिए आप कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। इसको हम भिगो कर रखेंगे। सोक का मतलब है हम भिगो कर रखेंगे। किस में? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को भिगो के रखना है कॉस्टिक सोडा में, तो हमें इसके नतीजे में हमें हासिल हो जाएगा सोडा लाइम, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड का लेना है, सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड का लेना है और आपको उसको ट्रीट करना है सोडा लाइम। सोडा लाइम ऐसे प्रिपेयर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को ट्रीट करना है, को सोक करके रखना है, आपने भिगो के रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। तो इस रिएक्शन का नतीजा ये होगा कि दे एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अल्कीन। यानी वही बात है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव होगा। तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल उस जो सॉल्ट है मोनोकार्बोक्सिल ग्रुप का, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इसके नतीजे में हमारे पास अल्केन्स प्रिपेयर हो जाएंगे। इसकी एक और बात है कि अभी तक, अच्छा ये मैं पहले आपको ये रिएक्शन पढ़ाती हूँ, फिर एक क्वालिटी बताती हूँ। जैसे कि आपकी बुक में ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, ये एक जनरल आपके पास रिएक्शन दिया गया कि आपके पास RCOONA, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। आर आपके पास कुछ स्पेसिफाई नहीं है, इसको हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड करेंगे। Ca और NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH, ये दोनों मिलके सोडा लाइम बनाएंगे और आपने इसको हीट किया। इस ट्रायंगल का मतलब ये है कि आपने हीट किया है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल था, इससे पूरा ये वाला ग्रुप, ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होगा, जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ यहाँ से ब्रेक होगा और पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेक होगा और जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ तो पूरा ये कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये और ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये वाला जो हिस्सा है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव होगा। फर्दर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड Na और O के साथ, 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके Na2CO3 बना देंगे, ठीक है। तो ये फुल पोर्शन रिमूव होगा, ठीक है। और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो Na यानी 1 सोडियम और ऑक्सीजन के साथ मिलके Na2CO3 बना देंगे, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोजन है, ये आके इस अल्काइल ग्रुप के साथ आके लग जाएगी और इसके नतीजे में हमारे पास अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आप इधर देखें, इसके नतीजे में आपके RH बना है प्लस Na2CO3, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अब आपके पास ये तो जनरल रिएक्शन था। नेक्स्ट आपके फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी है। आपके पास है सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट क्या है? CH3CH2COONA, ठीक है। आपने इसको भी आपने इसी तरह करना है, सोडा लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सोक करके रखा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से क्लीवेज होगी, ये वाला जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये पूरा हिस्सा जो है इस मॉलिक्यूल का, यानी ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। और ये रिमूव होने के बाद क्या होगा, ये NaO के साथ मिलके Na2CO3 बना देगा और जो ये वाला हिस्सा है, ये हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के CH3 यानी इथेन बना देगा, ठीक है। इस रिएक्शन की एक स्पेशलिटी ये है कि इससे पहले आपने जो भी रिएक्शंस पढ़े थे उसमें जितने कार्बन एटम रिएजेंट में मौजूद थे, उससे जो अल्केन बना था उसमें भी उतने कार्बन एटम मौजूद थे। लेकिन इसमें आपने जितने कार्बन एटम रिएजेंट में मौजूद हैं उससे एक कम कार्बन का अल्केन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो रिमूव होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर एक कार्बन होता है, तो क्योंकि ये रिमूव हो जाता है इसकी वजह से जो आपके पास जो अल्केन बनेगा उसमें रिएजेंट के मुकाबले में एक कार्बन कम होगा, ठीक है। इस तरह आप इधर देख लें, सोडियम प्रोपियोनेट था यानी 3 कार्बन पर मुश्तमिल कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन जब इससे अल्केन बना तो वो इथेन बना यानी 2 कार्बन पर मुश्तमिल इथेन।
ठीक है। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अच्छा, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसमें भी हम सॉल्ट लेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का और उससे प्रिपेयर करेंगे हम ईथेन। लेकिन इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, इसको हम कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड सबसे पहले क्यों कहते हैं? इसको कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इसलिए कहते हैं कि क्योंकि कोल्ब एक साइंटिस्ट था और उसने ये तरीका बताया था इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसके ज़रिए हम जो है सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके नाम पर इस मेथड को कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें बिजली का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शन को करने में। जैसे कि आपको पता है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जब भी कोई किसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है तो वो वाला केमिकल रिएक्शन आपका कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बिजली की प्रेजेंस में हो, बिजली गुजारने के बाद, बिजली के प्रेजेंस का मतलब है कि आप इस केस में रीएजेंट्स में से बिजली गुजारते हैं, जब वो आप उनमें से बिजली गुजारते हैं तो फिर वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का मतलब ये एक इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है, यानी इसमें केमिकल चेंज आ रहा है बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और चूंकि कोल्ब ने ये इंट्रोड्यूस कराया था, उसके नाम पे इसको कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कहते हैं। इस केस में आपने क्या करना है, इसमें जो रीएजेंट है वो वही है, यानी आपने इस केस में आपने कंसनट्रेटेड का मतलब है तादाद में ज़्यादा वाला सोल्यूशन लेंगे, आप गाढ़ा सा सोल्यूशन बनाएंगे। मैंने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज। आपने क्या करना है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट का सॉल्ट लेना है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। इस केस में आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट लेना है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटाशियम सॉल्ट बनता है। फिर आपने उसका कंसनट्रेटेड यानी बड़ा सा गाढ़ा सा सोल्यूशन लेना है। फिर आपने उस सोल्यूशन में से इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड का मतलब है आपने उसमें से बिजली गुजारनी है, तो उसके नतीजे में एन अल्केन इज़ प्रोड्यूस, उसके नतीजे में आपके पास अल्केन प्रोड्यूस होगा। दिस मेथड इज़ ओनली सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। इसके नतीजे में आपके पास सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे, यानी ये एक इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि इसके नतीजे में आपके पास सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे। सिमेट्रिकल अल्केन्स वो होते हैं जिनके अंदर 2 कार्बन होते हैं, यानी जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद होते हैं, यानी 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, तो आप उनको सिमेट्रिकल अल्केन्स कहते हैं। दैट इज दोज ऑफ द टाइप RR। ठीक है, तो RR का मतलब है कि इस ऑफ द टाइप RR मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि इसके नतीजे में आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के अल्केन्स बनते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। तो जाहिर बात है मीथेन जो एक कार्बन पर मुश्तमिल अल्केन है वो इस मेथड से नहीं बन सकता। ठीक है, यानी ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन्स नहीं बनेंगे, इसके नतीजे में इवन नंबर, वो भी 2, 4, 6, 8 सो ऑन नंबर वाले का जो कार्बन एटम वाले अल्केन्स बनेंगे, और उनकी टाइप जो होगी वो RR। इस केस में ये होगा कि जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, RR का मतलब इस तरह समझे कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उन दोनों के अल्काइल ग्रुप अलहदा हो के आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल होंगे सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, उन दोनों के RR यानी अल्काइल ग्रुप आपस में अलहदा हो जाएंगे मॉलिक्यूल से और आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास अल्केन प्रिपेयर होगा। तो इन्होंने इस इलेक्ट्रोलिसिस को जनरल रिएक्शन के ज़रिए ऐसे बताया है कि हमने इस केस में 2 मॉलिक्यूल लेना है 2RCOONA, यानी 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया ना कि आपने इसका कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ा सा सोल्यूशन लेना है। ठीक है, फिर आपने इसकी करनी है इलेक्ट्रोलिसिस। जब आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की तो आपको पता है ना इन दोनों मॉलिक्यूल्स का जो R ग्रुप है, एक मॉलिक्यूल का भी R ग्रुप, दूसरे मॉलिक्यूल का भी R ग्रुप, ये अलहदा होकर आपस में RR बना देगा। RR मतलब इस तरह आपके पास अल्केन बन जाएगा, और दोनों मॉलिक्यूल में से COO जो ग्रुप है वो अलहदा होकर 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास 2 हाइड्रोजन ऑब्टेन होगी और 2 NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनेंगे। अच्छा, इट इज़ नोन टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म ऐसे आपको पता है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको पता होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन का करने का एक ख़ास किस्म का तरीक़ाकार होता है। ज़्यादातर मतलब कि हर रिएक्शन में कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है, कोई ना कोई तरीक़ाकार होता है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये होता है
यानी अगर हम ये जो ऊपर दिया हुआ रिएक्शन है इसको हम डिटेल से पढ़ें तो होता क्या है, व्हेन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। पोटेशियम सॉल्ट आपके पास फॉर एग्जांपल एक आपके पास ले लिया गया सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे आपके पास इधर लिया गया है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो पहले आपने उसको क्या करना है, पानी के अंदर घोलना है। पानी के अंदर जब वो घुलेगा तो वो आयनाइज्ड हो जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। फिर आपने इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करना है। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब फिर आपने इस सॉल्यूशन में से बिजली गुजारनी है। जब आप बिजली गुजारेंगे तो आपको पता है ना, जो उसका जब आपने आयनाइजेशन की थी तो आपको पता है एक पॉजिटिव आयन ऑब्टेन हुआ था और एक नेगेटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन होगा, जब आपने बिजली गुजारी तो जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जिसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। वहाँ नेगेटिव आयन जाके अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो किधर करेगा, आई मीन टू से दोबारा मैं बताती हूँ, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड, ठीक है। जो नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और वहाँ जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लूज़ करेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह जो का जो पॉजिटिव आयन होगा वो जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और वहाँ जाके एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं रिडक्शन। और ये भी आपको बताया कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, ठीक है। When potassium salt of acetic acid is electrolyzed, एसिटेट आयन, वही बात है, एसिटेट आयन क्या है, नेगेटिव आयन। ये मैं इधर भी आपको बता देती हूँ। ये पोटेशियम सॉल्ट है मोनो का एसिटिक एसिड का, और इसके आपने दो मॉलिक्यूल लिए। पोटेशियम सॉल्ट है एसिटिक एसिड का और इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इसकी आयनाइजेशन हुई है, पानी में इसको घोला तो इसकी आयनाइजेशन हुई है। एक एसिटेट आयन बन गया है विद अ नेगेटिव चार्ज, 2CH3COO नेगेटिव चार्ज, और दो पोटेशियम आयन बने विद अ पॉजिटिव चार्ज, यूनी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब आपने इसकी फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस की है तो ये जो नेगेटिव आयन था एसिटेट आयन, ये जो है माइग्रेट करना शुरू हो गया। ये जो नेगेटिव आयन होता है ये हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड जो होता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो एसिटेट आयन था ये नेगेटिव आयन था, ये चला गया किसकी तरफ, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जाके सबसे पहले इसने ये जो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है और एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं एसिटेट आयंस के, ये गए एनोड की तरफ। तो इन दोनों ये इस वक्त ये एसिटेट आयन कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, बल्कि दो आयंस हैं हमारे पास, इधर जो दो आयंस हैं एसिटेट के, उन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया दोनों ने तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हासिल हुए। अच्छा, ये दोनों जो आयंस थे एसिटेट आयंस, इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये कन्वर्ट हो गए एसिटेट रेडिकल में। रेडिकल का मतलब है एक्स्ट्रा अपना, जो इसके पास एक तो इनके पास अपना मौजूद था, एक एक्स्ट्रा मौजूद था। जो एक्स्ट्रा मौजूद था दोनों एसिटेट आयंस से लूज़ करके दो इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दिए, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है और इसके नतीजे में आपके पास एसिटेट रेडिकल है। इस एसिटेट आपके पास दो एसिटेट रेडिकल बने हैं। रेडिकल हम इसको ये कहेंगे कि इधर जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अपना फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है अपना, तो इसलिए इसको हम एसिटेट रेडिकल कहेंगे। रेडिकल के पास अपना एक फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये जो दो एसिटेट आयन से हमारे पास दो एसिटेट रेडिकल्स बने थे। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो दो एसिटेट रेडिकल्स हैं इनमें से हर एसिटेट रेडिकल अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करेगा, ठीक है। हर एसिटेट अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करेगा, तो दो एसिटेट रेडिकल दो कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ करेगा और इसके नतीजे में हमारे पास दो मिथाइल रेडिकल्स बन जाएंगे। यानी एक एसिटेट रेडिकल भी एक कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करेगा, दो एसिटेट रेडिकल दो कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करेंगे और इसके नतीजे हमारे पास दो मिथाइल रेडिकल्स बन जाएंगे। थर्ड स्टेप में ये होगा कि ये जो दो मिथाइल रेडिकल्स हैं इसके पास भी एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के एटम के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दो मिथाइल रेडिकल आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसके पास जो कार्बन एटम है इसके पास एक अनपेयर्ड था, इसके पास भी एक अनपेयर्ड था, इन्होंने आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया और इसके नतीजे में आपके पास इथेन बन गया।
ठीक है। अब रह गया इससे हासिल होने वाले ये जो आयनाइजेशन हुई थी पोटाशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड की, इसके नतीजे में हमारे पास 2 पोटाशियम आयन भी तो बने थे ना, तो उनके साथ क्या हुआ। आगे हम पढ़ते हैं, हमने कैथोड। कैथोड क्या होता है, ये देखा आपने, एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर हुई है ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो कैथोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर होती है रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है, आपने शुरू में जब आप ऊपर पूरा मिक्सचर लिया था तो आपने वाटर भी तो लिया था ना। तो कैथोड में क्या होगा, जो दो वाटर के मॉलिक्यूल से, जो इधर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये जो है ये यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड की तरफ आएंगे, ठीक है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल इनको पिक करेंगे और आपके पास 2 हाइड्रोक्सी लाइन्स बनेंगे और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 2 पोटाशियम आयन होंगे, ये 2 OH नेगेटिव, 2 जो पोटाशियम आयन जो इधर रिलीज हुए थे, ये 2 OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करके 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। दिस रिएक्शन हैज़ अ लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन, यानी इसको सिंथेटिकली इतना प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत सी गैर ज़रूरी प्रोडक्ट्स बनती है। यानी हमें तो सिर्फ अल्केन चाहिए था ना, अल्केन के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्टेन हो जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऑब्टेन हो जाती है, हाइड्रोजन भी। इधर अगर आप डिटेल में देखें तो हम देखते हैं ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ इधर भी आपको नज़र आ रही है अल्केन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। इधर भी आपको अल्केन तो बन रहा है, शायद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, हाइड्रोजन भी बन रही है जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बन रही है, ठीक है। सो ये 2 आपने पढ़ लिए।